एंडोक्राइन पेंक्रियाज हम पढ़ रहे थे, और एंडोक्राइन पेंक्रियाज में हमने आज डिस्कस क्या करना है, इंसुलिन। सबसे पहला पॉइंट, इंसुलिन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है। तो आपको मालूम है इंसुलिन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, इन द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास। इंसुलिन बनता है बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज में, और ये किस तरह बनता है, इसके बनने के स्टेप्स क्या हैं। तो याद रखो, ये जो इंसुलिन है ये एक प्रोटीन हार्मोन है, ये एक पेप्टाइड है, और प्रोटीन किस तरह बनते हैं, डीएनए से बनते हैं। तो बेसिकली लेट्स सपोज ये जो मैंने यहाँ पे सेल बनाया हुआ है, ये कौन सा सेल है, बीटा सेल बनाया हुआ है। बीटा सेल में ये उसका डीएनए है, न्यूक्लियस, उसका फिर ये डीएनए है, और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए बन गया है, और जब मैसेंजर आरएनए को हम ट्रांसलेट करते हैं तो इससे क्या बनता है, प्रोटीन। अब यहाँ पे इस केस में हम मैसेंजर आरएनए से कौन सा प्रोटीन बनाने वाले हैं, इंसुलिन बनाने वाले हैं। लेकिन क्या डायरेक्टली इंसुलिन बनेगा, द आंसर इज नो। मैसेंजर आरएनए से पहले एक मॉलिक्यूल बनेगा, उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे ज़रा फोकस कर लो। उसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसके पास एक ये पार्ट होगा, फिर उसके पास एक सेगमेंट ये होगा, फिर उसके पास एक सेगमेंट ये है, एंड देन उसके पास एक सेगमेंट ब्लू में ये है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर पे फोकस कर लो। इसमें ये जो ग्रीन में बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं इनिशियल सेगमेंट। क्या कहेंगे, इनिशियल सेगमेंट। ये जो ब्लैक में है, दिस इज कॉल्ड द बी चेन। ये जो ब्लू में है, दिस इज कॉल्ड ए चेन या अल्फा चेन। और ये जो सी शेप में है, इसको हम कहते हैं सी कंपोनेंट या सी पेप्टाइड। अब ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है, जिसके पास इनिशियल सेगमेंट है, बी चेन है, ए चेन है, सी पेप्टाइड है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं प्री प्रो इंसुलिन। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बन जाएगा प्री प्रो इंसुलिन। नंबर वाइज हम जाएंगे। अब ये जो प्री प्रो इंसुलिन है, ये मैच्योर नहीं है। इसको मैच्योर कराने के लिए भेजना पड़ेगा इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब ये पहुंच जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका ये इनिशियल सेगमेंट जो है, इसको हमने निकालना है, ख़त्म करना है। और जब इसका ये इनिशियल सेगमेंट हट जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे सिर्फ और सिर्फ बी चेन रह जाएगा, सी पेप्टाइड वाला पार्ट रह जाएगा, और फिर रह जाएगा ए चेन। अब ये जो मॉलिक्यूल रह गया है, इसमें से हमने क्या रिमूव कर दिया, मान हमने रिमूव कर दिया इनिशियल सेगमेंट। अब इसको हम कहते हैं प्रो इंसुलिन, और ये अभी भी मैच्योर नहीं है। प्री प्रो को हमने कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में, प्रो इंसुलिन में। अब प्रो इंसुलिन बनने के बाद हमने करना क्या है, इसको मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट करवाना है। और उसमें कन्वर्ट करवाने के लिए अब हमने किसको तोड़ना है, हमने इस सी पेप्टाइड को तोड़ना है, इसको अलग करना है, और ए चेन और बीटा चेन को क्या करना है, मिलाना है आपस में। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, इस स्ट्रक्चर पे फोकस कर लो। यहाँ पे वी आर गेटिंग बी चेन, नीचे वी आर गेटिंग ए चेन, और इनसे हमने किसको रिमूव कर दिया है, सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड को हमने रिमूव करके साइड पे वैसे ही छोड़ दिया है, ये इनका सी पेप्टाइड आ गया। और अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, इन दोनों, इन बी चेन और ए चेन के दरमियान बनेगा एक बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, डाइसल्फाइड। तो यहाँ पे ये एक सल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, और एक ये सल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है, दिस मॉलिक्यूल इज नाउ द मैच्योर इंसुलिन। अब ये आपके पास क्या बन गया है, मैच्योर इंसुलिन। और उस मैच्योर इंसुलिन के साथ क्या आ गया है, सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड
जो है वो भी इंसुलिन के साथ बनेगा। इधर क्लियर। और फिर एक दफ़ा ये बन जाए तो बनने के बाद अब इसको हमने क्या करना है, रिलीज़ करना है। लेकिन रिलीज़ करने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल इसको हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। और स्टोर इसको किस पे करेंगे, एक वेसिकल में। ये एक वेसिकल है और अब इस वेसिकल में क्या क्या मौजूद है, इस वेसिकल में मौजूद है सी पेप्टाइड, इस वेसिकल में मौजूद है मैच्योर इंसुलिन। और याद रखो जितने तादाद में इंसुलिन बनेंगे उतने ही तादाद में क्या बनेगा, सी पेप्टाइड, क्योंकि दोनों की मॉलिक्यूलर ओरिजिन सेम है। तो सी पेप्टाइड और इंसुलिन जो है वो इक्वल अमाउंट में बनेंगे। और अब ये हमारे पास माजिद ये क्या है, इंसुलिन स्टोर हो चुका है। ये सारा जो स्टेप हो रहा था, ये स्टेप किन सेल में हो रहा है, ये हो रहा है इन द बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज। अब जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। पहले क्या बनेगा बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियाज, प्री प्रो इंसुलिन, फिर क्या बना प्रो इंसुलिन, फिर क्या बना मैच्योर इंसुलिन। प्री प्रो इंसुलिन और प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन में फ़र्क क्या है, प्री प्रो इंसुलिन वाज हैविंग इनिशियल सेगमेंट, उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उस जस्ट इसलिए होता है कि वो इस प्री प्रो इंसुलिन को ले जाए टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद क्या बन जाएगा, प्रो इंसुलिन। और प्रो इंसुलिन के बाद हमने सी पेप्टाइड को अलग करके यहाँ पे अलग रख दिया है। अब ये क्या बन गया है, मैच्योर इंसुलिन, और साथ में ये क्या बन गया है, सी पेप्टाइड। अब आप लोगों की एनएलई के लिए ये एक एक स्टेप याद रखना ज़रूरी नहीं है। फिर मैंने पढ़ाया क्यों, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि जितना इंसुलिन बनता है उतना क्या बनता है, सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड यहाँ पे बहुत अहम है। यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज वर्ड बाय वर्ड, यहाँ पे बस यू जस्ट नीड टू नो कि पहले प्री प्रो इंसुलिन बनेगा, फिर क्या बना प्रो इंसुलिन और फिर मैच्योर इंसुलिन। जो प्री प्रो इंसुलिन था उसके स्ट्रक्चर में वी वर हैविंग इनिशियल सेगमेंट, वी वर हैविंग बी चेन, वी वर हैविंग सी पेप्टाइड चेन एंड देन वी वर हैविंग द अल्फा चेन। फिर हमने इसको मॉडिफाई कर लिया, सी पेप्टाइड रह गया, सी पेप्टाइड रह गया हमारे पास, उसके साथ अटैच रह गया बी चेन और उसके साथ अटैच रह गया अल्फा चेन, जबकि इनिशियल सेगमेंट नहीं है। फिर हमने और क्या किया, सी पेप्टाइड को अलग कर दिया और बीटा चेन और अल्फा चेन को आपस में जुड़े रखने के लिए इनके दरमियान आ गया एक बॉन्ड, सल्फाइड। यू आर नॉट सपोज टू नो कौन सा बॉन्ड है, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हो, इंसुलिन पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आते हैं ज़रा इस स्ट्रक्चर पे कि ये जो ए चेन है और ये जो बी चेन है ये कितने अमाइनो एसिड से बने हैं। आपको मालूम होगा प्रोटीन्स किस चीज़ से बनते हैं, अमाइनो एसिड से, और इंसुलिन भी एक प्रोटीन है। अगर इंसुलिन एक प्रोटीन है, एक पेप्टाइड है, तो ये कितने अमाइनो एसिड से बना है, इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स। उस 51 अमाइनो एसिड्स में से बी चेन, बीटा चेन पे कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 30 अमाइनो एसिड्स। ये जो बीटा चेन है इसके पास कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, 31, और जो 30, और जो अल्फा चेन है उसके पास कितने होंगे, 20। सो 21 अमाइनो एसिड इस पे है और 31 अमाइनो एसिड 30 अमाइनो एसिड बीटा चेन पे है। इधर क्लियर। और दोनों को किसने मिलाया हुआ है, सल्फाइड बॉन्ड, और साथ में क्या बना हुआ है, सी पेप्टाइड। अब ये तो हो गया इंसुलिन जो कि रेडीमेड है, वहाँ पे बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियाज में बना हुआ है, वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। अब इसको रिलीज़ करना है हमने। जब इसको रिलीज़ करेंगे तो रिमेंबर कि इतना लंबा स्ट्रक्चर बार बार नहीं बना सकते हैं, इसलिए अब से ऑनवर्ड जब हम इंसुलिन की बात करेंगे तो इंसुलिन को हम किस में ड्रा करेंगे, स्टार शेप में। स्टार शेप मीन्स इंसुलिन, ठीक हो गया आसानी के लिए, क्योंकि बार बार स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। अब आते हैं इसको रिलीज़ कब करना है। चलो भाई, सारे आपको मालूम है इंसुलिन बॉडी में, ब्लड में कब रिलीज होता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज ग्लूकोज। जब आपके बॉडी में किस चीज़ का लेवल ज़्यादा हो, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो। आपने खाना खा लिया है, मील इंटेक कर लिया था, और मील इंटेक करने के बाद यहाँ पे यू हैव ईटन ग्लूकोज, ग्लूकोज खा लिया है आपने, और ग्लूकोज खाने के बाद ये ग्लूकोज पहुंच चुका है आपके किस में,
ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है। अब जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा दैट मीन्स हाइपर ग्लाइसीमिया। और जब हाइपर ग्लाइसीमिया होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, तो ये ग्लूकोज अब एंटर करने वाला किस सेल में? बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियाज में। ये कौन सा सेल है? बीटा सेल। अब यही वही बीटा सेल मैंने बनाया हुआ है। ये ग्लूकोज अब आएगा और एंटर करेगा किस सेल में? इनटू द बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज। और एंटर करने के लिए ग्लूकोज का कोई ट्रांसपोर्टर होगा, उस ट्रांसपोर्टर का नाम है GLUT2 ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे इनटू द बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज अब ग्लूकोज ने एंटर करना है, और जिस दरवाजे के थ्रू ये ग्लूकोज एंटर करेगा काजिम, उस दरवाजे का नाम क्या है? GLUT2, GLUT, GLUT2। GLU stands for glucose, T stands for transporter, 2 means number 2, क्योंकि we have GLUT1, 2, 3, 4, 5 up to 7। लेकिन उसमें बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज पे कौन से हैं? तो जवाब क्या आएगा? और ये आपको पढ़ाए गए थे बायोकेमिस्ट्री में भी। 2 is present and 2 locations, लीवर एंड बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज। वेरी गुड। अब ये जो ग्लूकोज यहाँ पे आ गया है, इस ग्लूकोज के यहाँ पे इरादा क्या है? ग्लूकोज का इरादा ये है कि ये ब्लड में क्या रिलीज करवाए? इंसुलिन। क्यों? क्योंकि इस ग्लूकोज को हमने स्टोर करना है, और स्टोर करने के लिए क्या रिलीज होना चाहिए? इंसुलिन रिलीज होना चाहिए। अब मैकेनिज्म क्या है? तरीका क्या है? तरीका ये है कि जब ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाएगा तो ग्लूकोज विल कन्वर्ट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, इट विल कन्वर्ट टू पायरुवेट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट में। और पायरुवेट से बन जाएगा एसिटाइल को ए। इससे क्या बन जाएगा? एसिटाइल को ए। और फिर एसिटाइल को ए एंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में बन जाएंगे NADH and FADH, and NADH FADH will eventually go to the electron transport chain and will make ATP। क्या बना लेंगे? ATP। तो जो एसिटाइल को ए है ये इवेंचुअली माइटोकॉन्ड्रिया में होते हुए क्या बना लेंगे? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ग्लूकोज से क्या बन गया है? एनर्जी। अब बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज में किसका लेवल ज़्यादा है? बासित एटीपी बन चुकी है। ये जो एटीपी बन चुकी है बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज में, अब इसने इंसुलिन की रिलीज में क्या रोल प्ले करना है उस पर ज़रा फोकस करो। रोल कुछ यूँ है कि यहाँ पे जो हमारा बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज है अमान, इस पे होते हैं कुछ पोटाशियम चैनल्स। ये कौन सा चैनल है? पोटाशियम। क्योंकि नॉर्मली इस चैनल के थ्रू पोटाशियम का ट्रांसपोर्ट होता है। और यू टेल मी, पोटाशियम नॉर्मली सेल के अंदर ज़्यादा होता है या बाहर? सेल के अंदर ज़्यादा होता है। अगर सेल्स के अंदर ज़्यादा होता है तो इस दरवाजे से पोटाशियम ने अंदर आना है या बाहर जाना है? बाहर जाना है। तो नॉर्मली इस दरवाजे से पोटाशियम जो है वो बाहर जाता है किस में? ब्लड में। लेकिन इस दरवाजे पे अब किसने आना है पता है? इस दरवाजे पे अब आएगा ये एटीपी। जब ये एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करके आके बाइंड कर जाएगा इस दरवाजे पे, तो एटीपी की बाइंड होने से ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और जब ये बंद हो जाएगा, क्या अब पोटाशियम बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो एटीपी ने किसको बंद कर दिया? एटीपी ने बंद कर दिया पोटाशियम चैनल को। दीज आर कॉल्ड एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल। और जब पोटाशियम अब बाहर नहीं जा सकता तो मैं कह सकता हूँ कि सेल्स के अंदर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और जब सेल्स के अंदर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो ये सेल इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा या इलेक्ट्रो नेगेटिव बनेगा? ये सेल क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव।
जब इसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक और चैनल खुल जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक और चैनल खुल जाएगा एंड दिस चैनल इज फॉर कैल्शियम। ये नॉर्मली यहाँ पे बंद रहता है, ये क्या रहता है, बंद। लेकिन जब सेल में क्या बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे, सेल में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, सेल इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अब ये चैनल क्या हो जाएगा, ओपन, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। और जब ये चैनल ओपन हो जाएगा तो इस चैनल के थ्रू अब एंटर हो जाएंगे लॉट्स ऑफ कैल्शियम। कौन एंटर कर रहे हैं, कैल्शियम एंटर कर रहे हैं। और जब ये कैल्शियम एंटर कर जाएंगे, अब इन्होंने करना क्या है, हमारे पास इंसुलिन बन गया था। अब ये वो वेसिकल है, ये वो वेसिकल है जिसमें मौजूद है हमारे पास दो चीज़ें, सी पेप्टाइड और हमारे पास मौजूद है इंसुलिन। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इसके साथ जिंक वगैरह भी होता है, लेकिन उसका हम इग्नोर करेंगे, जिंक मॉलिक्यूल भी होता है। लेकिन दो चीज़ें जो मेनली मौजूद है वो कौन कौन है, सी पेप्टाइड और इंसुलिन। वी हैव द सी पेप्टाइड ओवर हियर, वी हैव इंसुलिन और वी हैव जिंक। अब क्या होने वाला है, क्या होगा, कैल्शियम के बारे में आपको याद होगा, हमने कहीं पे एक जुमला पढ़ा होगा, कैल्शियम काजेज एक्सोसाइटोसिस। कैल्शियम चीज़ों को सेल से बाहर निकालती है। अब ये कैल्शियम क्या करेगा, ये कैल्शियम इस वेसिकल को कहेगा इधर क्या कर रहे हो, जाओ बाहर रिलीज हो जाओ। ये वेसिकल इस कैल्शियम की मौजूदगी में आगे मूव करेगा और मूव करके यहाँ पे आके किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, मेम्ब्रेन के साथ। और जब ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा तो एट वंस नाउ रिलीज सी पेप्टाइड एंड इट विल रिलीज इंसुलिन। अब ब्लड में क्या रिलीज हो गई, सी पेप्टाइड रिलीज हो गया और ब्लड में क्या रिलीज हो गया, इंसुलिन। तो ग्लूकोज के ब्लड में आने के बाद हम हमेशा ये पढ़ते हैं ना, व्हेन देयर इज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, हम कहते हैं इंसुलिन रिलीज करेगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये मैकेनिज्म होता है। ग्लूकोज खुद किसके रिलीज को स्टिमुलेट करवाता है, इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करवाता है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मेजर स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ इंसुलिन इज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन को रिलीज करने के लिए जो मेजर स्टिमुलस है, जो बड़ा स्टिमुलस है, वो कौन है, वो ब्लड ग्लूकोज है। इधर क्लियर टू यू गाइस। और ये जो स्टेप्स मैंने पढ़ा दिए, आप लोग मेरे साथ अब एक एक करके रिवाइज करोगे। सबसे पहले कौन एंटर हो गया, किस रिसेप्टर के थ्रू, ग्लूट थ्रू। तो ग्लूकोज विल एंटर थ्रू ग्लूट 2। ग्लूकोज किसके थ्रू एंटर कर गया था, ग्लूट थ्रू के थ्रू। और किस में कन्वर्ट हो गया था, कन्वर्ट्स टू एटीपी एंड कन्वर्ट्स टू एटीपी। फिर आगे एटीपी ने क्या किया, एटीपी ने क्या किया, स्टेप नंबर 2 ये है, एटीपी विल ब्लॉक द पोटेशियम चैनल एंड मोर पोटेशियम विल स्टे इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से सेल क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एटीपी विल ब्लॉक द पोटेशियम चैनल and more potassium stay inside the cell. और सेल क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और उसके बाद बिकॉज ऑफ इंक्रीज पॉजिटिविटी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज पॉजिटिविटी कौन अंदर आ रहा था, कैल्शियम। और कैल्शियम क्या करवा रहा था, इंसुलिन को
release. So due to increased potassium, calcium channel will open and influx of calcium occur, which will release इंसुलिन एंड इंसुलिन के साथ एंड सी पेप्टाइड. इट विल रिलीज इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड. सो फार क्लियर है? गुड. अब यहाँ पे हाँ कोई क्वेश्चन है? हाँ, यू आर सेइंग कि पॉजिटिव को रिपेल करेगा. आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो चैनल है ना, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंसिटिव. पॉजिटिविटी पे थोड़ा बहुत कैल्शियम मैनेज कर लेगा अंदर आना, सम कैल्शियम विल मैनेज. और उसकी वजह मालूम है, उसकी वजह ये है कि ठीक है इलेक्ट्रिक चेंजेस है, अंदर भी पॉजिटिव है बाहर भी पॉजिटिव, लेकिन अगर हम उसकी बात करें कंसंट्रेशन की, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है, तो बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सम कैल्शियम विल मैनेज टू एंटर. कंसंट्रेशन की वजह से कैल्शियम क्या कर लेंगे, एंटर करना मैनेज कर लेंगे. इजी है यहाँ तक? अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क. नो क्वेश्चन? ओके. अब यहाँ पे थोड़ा सा फार्माकोलॉजी को लिंक कर ले. फिर फार्माकोलॉजी में ड्रग्स की बात कर लेते हैं. कुछ ड्रग्स हैं जो इस पाथवे के साथ थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं. एक ड्रग है आगे हम डिस्कस करेंगे, इसे डायबिटीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे. ड्रग का नाम है सल्फोनाइल यूरियाज. द नेम ऑफ द ड्रग इज सल्फोनाइल यूरियाज. और एक और ड्रग है मेग्लीटिनाइड. ये वो ड्रग्स हैं जिनको हम देते हैं शुगर के मरीजों को. We give this to diabetic patients. They are basically oral hypoglycemic drugs. ये दवाइयाँ जब डिस्कवर हो गई थी तो इनका बड़ा अच्छा मैकेनिज्म एक्शन था. ये ड्रग्स किस तरह काम करते हैं उस्मान? डू यू नो द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग्स? मोड ऑफ एक्शन MOA. अच्छा, मैं एक हिंट देता हूँ. ये जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स रिलीज करवाते हैं इंसुलिन को. ये ड्रग्स किसको रिलीज करवाते हैं? ये बीटा सेल से रिलीज करवाते हैं. किस चीज़ को? इंसुलिन को. तो अगर आपको इंसुलिन का नॉर्मल पाथवे मालूम है, फिर आप इस ड्रग को अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकोगे. ये किस तरह रिलीज करवाएंगे? नो, बेसिकली जिस तरह ये पोटेशियम चैनल था, इस पे कौन बाइंड कर रहा था? ATP का अपना एक डोमेन होता है. इन चैनल्स पे अल्लाह ने सल्फोनाइल यूरियाज के लिए भी क्या बनाया हुआ है? डोमेन. और जब ये सल्फोनाइल यूरियाज यहाँ पे क्या करते हैं? बाइंड करते हैं, तो दे विल वर्क एग्जैक्टली द सेम लाइक ATP. जिस तरह ATP के बाइंड होने से ये चैनल क्या हो रहे थे? बंद. और फिर इवेंचुअली क्या रिलीज हो रहा था? इंसुलिन. इन दवाइयों के बाइंड होने से भी क्या हो जाएगा? ये चैनल बंद हो जाएगा, पोटेशियम ज़्यादा अंदर रुकेगा, जिसके बदले में कैल्शियम आएगा और कैल्शियम इंसुलिन को. इसलिए इन दवाइयों को नाम दिया गया था इंसुलिन सिक्रेटोगॉग. इंसुलिन ये नाम क्यों दिया गया था? बिकॉज दे विल इंक्रीज द रिलीज ऑफ. और मेरे ख्याल में शुगर के मरीजों में भी हम यही चाहते हैं कि उनमें इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ हो, क्योंकि उनमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आप क्या जवाब दोगे? दे विल सेम लाइक ATP. सेम लाइक ATP, they also bind and closes the potassium channel.
एंड नाउ यू गाइस टेल मी इफ दे आर क्लोजिंग द पोटेशियम चैनल, तो फिर आगे क्या कहूँगा, क्या हो जाएगा, सेल विल बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एंड मेक द सेल इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और आगे पे लिख लो, आप लोग समझदार हो। कैल्शियम विल एंटर एंड विल रिलीज इंसुलिन। Calcium will enter and release insulin. So, एक तो आप लोगों ने एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का भी साथ साथ क्या अंडरस्टैंड कर लिया, मोड ऑफ एक्शन। लेकिन हमारे पास कुछ और भी ड्रग्स हैं, अब उन पे ज़रा फोकस कर लो। देयर इज सम अदर ड्रग्स। उन ड्रग को हम कहते हैं थायराइड डाययूरेटिक्स। नाम सुने? ये एक डाययूरेटिक है। अगर ये डाययूरेटिक है तो ये किस में इस्तेमाल होगा, फॉर डायूरेसिस। किसके लिए इस्तेमाल होगा, डायूरेसिस। और एक और ड्रग है डायज ऑक्साइड। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये इस्तेमाल होता है टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। अब ये दोनों क्या करते हैं, इन पे ज़रा फोकस कर लो। इनका बड़ा मज़े का एक्शन है। आप इनको देते हो फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, डायरेटिक्स को देते हो और डाइऑक्साइड को। लेकिन इसके साथ मरीज़ आए थे, वो कह रहे थे कि हम ये दवाई ले रहे हैं, और जब उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया गया तो इट वाज हाई। सवाल ये आया कि यार ये दवाइयाँ मरीज़ में ग्लूकोज के लेवल को क्यों इंक्रीज़ करवा रहे हैं। और जब उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि ये दवाइयाँ अपना काम करने के साथ साथ इनका एक साइड इफ़ेक्ट है। और साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज में एटीपी को पोटेशियम चैनल्स के साथ बाइंड होने से रोकती है। अगर एटीपी पोटेशियम चैनल्स के साथ नहीं बाइंड करेगा तो क्या होगा, क्या पोटेशियम अंदर आएगा, अंदर रहेगा, क्या कैल्शियम अंदर आएगा, क्या इंसुलिन रिलीज हो गया। तो अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा, बेसिकली दीज ड्रग्स इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ। अगर ये दवाई इंसुलिन की रिलीज को ब्लॉक कर रही है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, तो मेरे मरीज को क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। बात समझ में आ रही है। इसलिए वी ट्राई टू अवॉइड गिविंग दिस ड्रग्स टू डायबिटिक पेशेंट्स। शुगर के मरीजों में फिर ये दवाइयाँ प्रीफर करते हैं कि ना दें। और इसके पीछे वजह क्या होगी, आपको मालूम है कि इससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो इनका क्या है साइड इफ़ेक्ट, इनका साइड इफ़ेक्ट ये है कि दे ब्लॉक्स बाइंडिंग ऑफ ATP to the potassium channels and thus keeps it open। ये इन चैनल्स को क्या रखती है, ओपन रखती है। क्योंकि ये ATP को क्या कहेंगे, इधर देख लो डायग्राम में, ये ATP को क्या कहेंगे, आपने बाइंड नहीं होना। कौन से ड्रग्स है यासीन, थायराइड डाययूरेटिक्स है एंड डायज ऑक्साइड। ये इस ATP को उधर बाइंड होने से प्रिवेंट करती है। Am I clear? अगर आपसे कोई पूछे दानिश कि कोई ड्रग्स है, इज देयर एनी ड्रग विच कैन कॉज डायबिटीज, ड्रग्स काजिंग डायबिटीज, ड्रग्स काजिंग हाइपरग्लाइसीमिया, आप क्या कहोगे? फॉर टाइम बीइंग आपके पास 2 आ गए है, तो 5-6, लेकिन उनका तरीका कोई और होगा। लेकिन इनका तरीका क्या है, यस, तो आई शुड राइट डायबिटोजेनिक ड्रग्स है ये, दे आर वेज ड्रग्स, डायबिटोजेनिक ड्रग्स है। सो फार हमने इंसुलिन को रिलीज़ भी करवा दिया, हमने सिंथेसाइज करवा लिया, रिलीज़ करवा लिया। रिलीज़ कौन करवाता है, ब्लड ग्लूकोज, ये भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया। हमने साथ में लिंक कर लिया फार्माकोलॉजी को। अब एक चीज़ जब बॉडी में बन जाए, क्या
या कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। सवाल ये कि इंसुलिन की ख़त्म करने के लिए कौन से ऑर्गन्स हैं? ये एक एक जुमला यहाँ पे ना गोल्डन वर्ड्स है, इन गोल्डन जुमलों को अंडरस्टैंड कर लो। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसुलिन, वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो इंसुलिन की ब्रेकडाउन करेंगे, इंसुलिन को तोड़ेंगे? दो ऑर्गन्स हैं, लीवर, स्प्लीन कब से मेटाबॉलिज्म करने लगा बासित? लीवर एंड किडनीज। लीवर में कितना होता है, किडनीज में कितना होता है? लीवर में 90% और किडनीज में 10%। एंड यहाँ पे माइंड खोल लो, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, डू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपका एक मरीज है और मरीज के गुर्दे फेल है, किडनी फेलियर है, क्या इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म अब गुर्दों में होगी? अगर गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, किडनीज फेल हो चुके हैं, तो अब इंसुलिन किडनीज में मेटाबोलाइज, अगर किडनीज में इंसुलिन मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि इस मरीज़ के ब्लड में नॉर्मल इंसान के मुकाबले में इंसुलिन का लेवल क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ज़्यादा क्यों होगा वामिक? ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि गुर्दे उसके क्या नहीं कर रहे, मेटाबॉलिज्म। सी 90% तक मेटाबॉलिज्म होती है कहाँ पे? लीवर में, एंड 10% तक किडनीज में। आपके मरीज के क्या फेल हो चुके हैं? गुर्दे फेल हैं। अगर गुर्दे फेल है तो अब इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म किडनीज में नहीं हो रही है। अब आप कहोगे कि सर ठीक है ना, लीवर तो 90% कर रहा है। हाँ ठीक है, मैं भी मानता हूँ लीवर 90% कर रहा है, लेकिन मुझ में नॉर्मली मेटाबॉलिज्म 90% नहीं होती, मुझ में 100% है, आप में 100% है। उसमें 90% कौन कर रहा है? लीवर, और 10%। और इस मरीज़ के गुर्दे फेल है तो इसमें 100 नहीं हो रहा, इसमें कितना हो रहा है? तो फिर भी मैं कह सकता हूँ ना कि मेरे मुकाबले में इस मरीज़ में 10% इंसुलिन क्या है? ज़्यादा। अगर इस मरीज़ में 10% इंसुलिन ज़्यादा है तो इंसुलिन क्या करेगा? ये इंसुलिन ग्लूकोज को स्टोर करता रहेगा, और अगर वो ग्लूकोज को स्टोर करता रहेगा तो दिस पेशेंट कैन डेवलप वेरी गुड, दिस पेशेंट विल डेवलप। अगर सीकेडी का मरीज़ हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप कर रहा है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या होगा? बिकॉज ऑफ नो मेटाबॉलिज्म। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे लिख लेना, CKD level of insulin will increase or decrease? Level of insulin increase। और अगर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो रहा है शफीक, तो फिर हम इन मरीज़ों को ज़्यादा देर के लिए भूखा नहीं रखेंगे, इनको खाना लाजमी खिलाना है। भूखा रखेंगे तो दे विल डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया, so there is risk of hypoglycemia। हाइपो मीन्स डिक्रीज, ग्लाई मीन्स ग्लूकोज, ईमिया मीन्स ब्लड। तो इनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? और अब यहाँ पे एक और सवाल पूछ लेता हूँ। द क्वेश्चन इज फ्रॉम हिफ्जा, मुझे बताए आपके एक मरीज़ है। सी एवरीथिंग इज लिंक्ड। मेडिसिन की खूबसूरती देख लो। थोड़ी देर पहले मैंने बताया होगा कि जिसकी शुगर होती है, डायबिटीज़ होता है, तो गुर्दे फेल हो जाते हैं। अब आपका मरीज़ था डायबिटिक, शुगर का मरीज़ था, और वो ले रहा था दवाइयाँ, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ले रहा था जाहिद, लेट सपोज वो ये ले रहा था, चलो ये वाली। और अब अनफॉर्चुनेटली शुगर की वजह से इसके गुर्दे फेल हो चुके हैं। आप एज अ गुड डॉक्टर क्या करोगे? मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मरीज़ है, डायबिटिक है, शुगर है उसको 15-20 सालों से, और वो गोलियां लेता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। क्या लेता है? गोलियां। और अब उस मरीज़ के गुर्दे भी फेल हो चुके हैं, क्या करोगे? क्या करोगे? सवाल सिंपल कर देता हूँ। जो गोलियां वो ले रहा है, उस गोलियों को जारी रखोगे या उसके डोज को बंद करोगे, या कम करोगे या बंद कर दोगे? इसको इंसुलिन पे शिफ्ट कर देंगे।
ऑलरेडी आपकी मरीज़ के गुर्दे ख़राब हैं, इंसुलिन तो ऑलरेडी उसमें ज़्यादा है। मेरा सवाल इंसुलिन पेता ही नहीं, मेरा सवाल है गोलियों पे, वो गोलियां ले रहा है, टैबलेट ले रहा है, क्या करूँ? कामरान बताएगा पीछे। टैबलेट को जारी रखें या टैबलेट को कम करें, डोज कम करें? क्यों? बिकॉज अब उसमें ऑलरेडी 10% इंसुलिन ज़्यादा हो गया है। अगर ज़्यादा हो गया है, अब अगर वो अपना पुराना डोज जारी रखेगा तो ऊपर से ये गोलियां इंसुलिन को कम करेंगे, ऊपर से किडनी स्पेल की वजह से उसमें इंसुलिन पहले से ज़्यादा हो चुका है, तो उसमें अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है, नाउ दिस पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपोग्लाइसीमिया। हाँ, जी नो, क्वेश्चन एज कि अगर गुर्दे फेल हो गए हैं, लीवर तो वैसे भी 90% कर रहा है, तो 10% भी कर दें। जो काम गुर्दे का है वो गुर्दे नहीं करना है। What is extramedullary motility? अच्छा, अब इसका सवाल जो है ये थोड़ा सा खुद ही को कंफ्यूज कर रही है। जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, जो कैमरे वाले देख रहे होंगे वो कहेंगे कि यहाँ से किधर पहुँच गए। तो जो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस है उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि पैदाइश से पहले लीवर, स्प्लीन, आरबीसी बनाते हैं, बाद में वो ये काम छोड़ देते हैं और बोन की तरफ चला जाता है। लेकिन जब बोन ख़राब हो फिर ये अपना पुराना काम शुरू कर देंगे। यहाँ पे लीवर का काम जो है वो पैदाइश से पहले हो, पैदाइश के बाद हो, लाइफ लॉन्ग हो। उसका काम है कि मैंने जस्ट 90% इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म करनी है। गुर्दे वाला इंसुलिन मैंने कभी भी मेटाबोलाइज नहीं करना, वो नहीं करेगा। अगर ऐसे होता तो फिर तो जिसके गुर्दे फेल है, यूरिन कहता चलो, वो कहता लीवर चलो गुर्दा फेल है यूरिन में बना लेता हूँ, तो फिर तो हम मरते नहीं, फिर तो हम अमर होते। बात समझ में आ रही है? तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना कि जो ऑर्गन जिस फंक्शन के लिए बना हुआ है उसने अपना वो काम करना है। हाँ, एक गुर्दा दूसरे गुर्दे के लिए कंपनसेट करेगा क्योंकि दोनों के काम सेम है। अगर एक गुर्दा फेल है तो दूसरा काम ज़्यादा करेगा, लेकिन लीवर विल नेवर कंपनसेट फॉर द किडनीज। इजी हो गया। तो अगर एक मरीज़ को डायबिटीज़ है, वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ले रहा था, दवाइयाँ ले रहा था, ऊपर से उसके गुर्दे भी फेल हो गए हैं, तब आपको पता है कि उसमें अब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है, मुझे ऊपर से गोलियाँ नहीं देनी चाहिए, तो ये विल डिक्रीज द डोज और इवन यू कैन स्टॉप द डोज। और अगर बेहतर है तो उसको इंसुलिन पे शिफ्ट कर दो। इजी जी। अच्छा, इसका सवाल अब अच्छा है। ये कह रहा है कि शुगर के मरीज़ में तो इंसुलिन आता ही नहीं है, इसलिए तो उसको डायबिटीज़ और इसके लिए इसलिए तो वो दवाई ले रहा था। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता है, काम नहीं करता। अब उसमें जब मेटाबॉलिज्म नहीं होती इंसुलिन बढ़ेगा, और जब ज़्यादा बढ़ेगा, जब आपकी रिक्वेस्टें बढ़ जाती है तो बंदा मान जाता है। तो जब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो कुछ हद तक काम करेगा कि नहीं करेगा। इधर क्लियर? अच्छा, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। इंसुलिन जब यहाँ पे बन रहा था, बनने के बाद उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही थी। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि कितने टाइम के बाद मेटाबॉलिज्म होती है? व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन? हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन, हाफ लाइफ मीन्स कि कितने टाइम में 50% इंसुलिन ख़त्म हो जाएगा बॉडी से, कितने टाइम में 50% इंसुलिन ख़त्म हो जाएगा? एंड द आंसर इज़ 4 to 6 मिनट्स। कितने टाइम में ख़त्म होगा? शायद 4 to 6 मिनट्स। इंसुलिन जो यहाँ पे रिलीज़ हो गया था वो 4 से 6 मिनट के बाद 50% ख़त्म हो चुका होता है। इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। अब क्या इस बात की कोई सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? इज देयर एनी सिग्निफिकेंस? क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इस बात की क्या सिग्निफिकेंस है? इस बात की सिग्निफिकेंस है कि अगर मुझे शक है कि मेरे मरीज़ में इंसुलिन का लेवल कम बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? ब्लड में इंसुलिन चेक करेंगे। लेकिन जब मैं ब्लड में इंसुलिन चेक करूँगा मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ख़त्म हो चुका होगा।
हाउ टू मेजर कि मरीज़ में इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है, मरीज़ में इंसुलिन नॉर्मल बन रहा है या मरीज़ में इंसुलिन कम बन रहा है। क्या जवाब दिया? सी पेप्टाइड। वेरी गुड। वी हैव टू मेजर, क्योंकि मैंने कल पढ़ाया होगा आप लोगों को, सी पेप्टाइड इज द मार्कर ऑफ इंसुलिन। इफ यू वांट टू चेक इंसुलिन ज़्यादा है, नॉर्मल है, कम है, चेक द लेवल ऑफ, बिकॉज यू आर नेवर फाइंड इंसुलिन इन द ब्लड, वो तो ख़त्म हो चुका होता है। अगर सी पेप्टाइड ज़्यादा है तो फिर इंसुलिन ज़्यादा बना था, सी पेप्टाइड कम है तो फिर इंसुलिन कम बन रहा है, सी पेप्टाइड नॉर्मल है तो फिर इंसुलिन। इसके पीछे बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, अभी समझाता हूँ। 7 पॉइंट्स हो गए। 8 पॉइंट, हाउ टू मेजर लेवल ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड। How to measure level of insulin in the blood? जवाब क्या आएगा? Check the level of C-peptide. Check the level of C-peptide. और मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ सी पेप्टाइड इज द मार्कर ऑफ इंसुलिन, नॉट इंसुलिनोमा, इंसुलिन। अब हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अब हम ऐड कर सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंसुलिनोमा, और मैंने कहा था लैब में मैं क्या चेक करूं? सी पेप्टाइड। इंसुलिनोमा बॉडी का ट्यूमर है, उसमें हद से ज़्यादा क्या बनता है? इंसुलिन। तो जब मुझे डाउट है कि मेरे मरीज़ को इंसुलिनोमा है तो मैं क्या चेक कर रहा था? इंसुलिन। इंसुलिन या सी पेप्टाइड? और ये भी बड़े एक अहम पॉइंट, वो डायबिटीज़ में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, एक बंदा आपके पास आ रहा है, एक बंदा आपके पास आ रहा है बार बार, किस हालत में आ रहा है? कोलैप्स्ड हालत में। कोलैप्स से मेरा मतलब ये है उसका बीपी लो हो चुका है, उसको स्वेटिंग है, ड्राउजी हो चुका है। आपने चेक किया ब्लड ग्लूकोज और मेरे मरीज़ का ब्लड ग्लूकोज कम है, पेशेंट का बार बार ब्लड ग्लूकोज कम हो रहा है। मुझे मालूम करना है कि यार ये ब्लड ग्लूकोज कम क्यों हो रहा है। मरीज़ कहता है मैं तो नाश्ता करके आता हूँ, मैं खाना भी खाता हूँ, मैं मीठा भी खाता हूँ, लेकिन फिर भी रोज़ाना आपके पास आ रहा है और उसका ब्लड ग्लूकोज कम हो रहा है। अब मुझे डाउट है, शक में पड़ गया हूँ कि यार मेरे मरीज़ का ब्लड ग्लूकोज क्यों कम हो चुका है। मुझे शक होगा कि शायद इसको इंसुलिनोमा है, ट्यूमर है, जिसमें इस मरीज़ में हद से ज़्यादा क्या रिलीज़ हो रहा है? इंसुलिन। और वो इंसुलिन किसको कम कर रहा है? ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है। अब मुझे मालूम करना है, इधर देख लो, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस इंसुलिन। ये पता है ये किस में हुआ था? ये कंडीशन अस्पताल में जो स्टाफ होता है उनको तो सारा पता होता है कि इंसुलिन क्या काम करता है, ये दवाई किसके लिए है, वो दवाई किसके लिए है। स्टाफ से मेरा मतलब द नर्सिंग स्टाफ। तो ये असल में नर्सें करती थी। नर्सिंग स्टाफ वाले क्या करते थे? वो छुट्टी लेने के बहाने के लिए, ताकि उनको क्या मिल जाए? छुट्टी मिल जाए, उनको रेस्ट मिल जाए। वो क्या करते थे? वो ख़ुद को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते थे। जब वो ख़ुद को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते थे तो उससे क्या हो जाता था? ब्लड में इंसुलिन आ जाता, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता, उनको चक्कर आना शुरू हो जाते, हाइपोग्लाइसीमिया वाले अलामात आ जाते, ड्राउजी हो जाते। तो बंदा कहता है यार इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, चलो आज छुट्टी कर लो।
उन्होंने आदत बना ली, हर 2-3 दिन के बाद आके ख़ुद को क्या लगा रहे थे, इंसुलिन के टीके लगा रहे थे, ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा था, उनको छुट्टी दी जा रही थी। तो फिर आप जैसे कोई अक्लमंद डॉक्टर्स थे, उनको डाउट हुआ चल क्या रहा है, खाना भी खाती है, नाश्ता भी करती है, फिर भी इसमें रोज़ाना ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है। उनको शक हुआ कि कोई अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है जिससे हद से ज़्यादा क्या बन रहा है, इंसुलिन। और उन्होंने क्या चेक किया, उन्होंने चेक कर लिया द लेवल ऑफ सी पेप्टाइड चेक किया, इट वाज एब्सोल्युटली ओके। क्यों ओके था? क्योंकि जो इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर बनता है उसके साथ क्या रिलीज होता है, लेकिन जो इंसुलिन आप बाहर से लगाते हो उसमें सी पेप्टाइड तो होता नहीं है। तो फिर शक हुआ कि अच्छा ये गेम चल रहा था, आप बार बार क्या लगा रहे थे, इंसुलिन, और उस इंसुलिन के साथ तो सी पेप्टाइड होता नहीं है। तो उनमें चूँकि सी पेप्टाइड नॉर्मल था, इसलिए डिफरेंशिएट हो गया कि ये बंदे के जो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है ये एंडोजेनस बॉडी के इंसुलिन से नहीं हो रहा, एक्सोजेनस बाहर के इंसुलिन से हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोजेनस इंसुलिन एंड एंडोजेनस इंसुलिन, आप क्या जवाब दोगे? चेक द लेवल ऑफ सी पेप्टाइड। चेक द लेवल ऑफ सी पेप्टाइड। हाँ जी, रेहान अगर सी पेप्टाइड इंक्रीज्ड है, इफ इंक्रीज्ड सी पेप्टाइड, तो फिर ये क्या है, फिर इट इज एंडोजेनस प्रॉब्लम, ये बॉडी का मसला है। और गुड एग्जांपल क्या हो जाएगा उसका वलीद? द गुड एग्जांपल विल बी इंसुलिनोमा, फॉर एग्जांपल इंसुलिनोमा ट्यूमर। और अगर सी पेप्टाइड नॉर्मल या डिक्रीज्ड है, नॉर्मल और डिक्रीज्ड सी पेप्टाइड, तो फिर ये एक्सोजेनस है। बड़ा मुश्किल नाम बोल दिया, किसने बोला ये? फैक्टिशियस हाइपोग्लाइसीमिया। वेरी गुड। फैक्टिशियस हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स सेल्फ इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया करवाना, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सोजेनस है, इसको आप कहते हो फैक्टिशियस हाइपोग्लाइसीमिया। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह साइकेट्री में फैक्टिशियस डिसऑर्डर। मुख्तलिफ अलामात के साथ मरीज़ आते हैं, नज़र चले गई है, कान काम नहीं कर रहे, फालज हो गया है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली फैक्टिशियस डिसऑर्डर। फैक्टिशियस डिसऑर्डर्स के बड़े सारे टाइप्स हैं और उसके पीछे कोई गेन होता है, अटेंशन सीकिंग। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, ठीक है।